हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूँ वह है विश्वविद्यालय से संबंधित, जिसमें हम यूजीसी और उससे जो अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थाएं हैं आपकी, उनसे संबंधित सभी हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। साथ में हमने 50+ की आपकी जो है एमसीक्यू की वीडियो बनाई है। इनकी 50 क्वेश्चन आपको एक वीडियो मिलेंगे, 50 आपको। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन जो है विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आपका जो विषय है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आप एमसीक्यू करने से पहले थोड़ा सा आप विषय को थोड़ा डिटेल में अगर इसको समझ लेंगे तो एमसीक्यू मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, आप कितने भी एमसीक्यू रख लीजिए लेकिन आप उनको नहीं कर पाएंगे। तो पहले थोड़ा सा विश्वविद्यालय के बारे में हम जान लेते हैं। उसमें हम यूजीसी के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे और भी जो उच्चतर शिक्षण संस्थाएं हैं उनके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो में पहले समझेंगे, फिर आपके जो हैं एमसीक्यू हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपका विश्वविद्यालय की परिभाषा अब है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय तो सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी उसको बोला जाता है और ये लैटिन जो शब्द से बना हुआ है। तो विश्वविद्यालय का अर्थ तो सभी को पता ही है, लेकिन इस किसी राज्य के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया भारतीय विश्वविद्यालय का अर्थ क्या है? ये एक ऐसी संस्था जो केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम, प्रांतीय आप सभी को पता है, राज्य केंद्र आप सभी को पता है, सेंट्रल, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल के द्वारा क्या किया गया है, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थान आती हो, इस तरह से आप देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से इनसे लोग जुड़े होते हैं। इस प्रशासन के लिए कौन कौन चाहिए होता है? कुलपति, उप कुलपति, प्रबंध समिति, सीनेट, कोर्ट, सभा, शिक्षा समिति यानी कि एकेडमिक काउंसिल और रजिस्ट्रार और इसके साथ सहायक आदि होते हैं। ये सब आपके प्रश्न में बनेंगे, इसलिए इन टॉपिक को थोड़ा ध्यान से आप समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए अपने। अब आगे देखिए, प्रदेशीय विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि जो राज्य के कुलपति होते हैं, प्राय जो है प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, जो अवैतनिक होते हैं, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति की परिदर्शक विजिटर की उपाधि प्राप्त होती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ? ये होता है केंद्र में और ये होते हैं राज्य में, समझ गए। और ये विजिटर कहलाते हैं, ठीक है। अब पाठ्यक्रमीय संगठक की दृष्टि से प्रत्येक विश्वविद्यालय अनेक प्रभाग यानी कि फैकल्टीज़ होती हैं, जैसे कला विभाग, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, चिकित्सा। आप भी कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे तो आपके भी विभाग बटे हुए होंगे, जैसे कला के अलग होंगे यानी कि जो ह्यूमैनिटीज़ के अलग हैं, आपके साइंस के अलग हैं, आपके जो है कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग है। तो ये इस तरह से डिपार्टमेंट जो है बटे हुए होते हैं विश्वविद्यालय में, और जो आपके विद्यालय होते हैं वहाँ भी इस तरह से ये बटे हुए होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप एमसीक्यू भी कराने हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको वीडियो को डाउनलोड करके आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अगर मैं इसको कराती हूँ तो शायद आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अध्यक्ष प्राय प्रोफेसर प्राचार्य कहलाते हैं, उनके सहायक अध्यापकगण रीडर, लेक्चरर अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि होते हैं, ठीक है। तो ये तो सब हम लोग जानते ही हैं, हम लोग खुद एक विद्यालय में जॉब करते हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं विद्यालय से, कोई भी विद्यालय से जुड़ा हुआ है, कोई विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो सभी इन चीज़ों के बारे में तो जानते ही हैं। अब आते हैं हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के बारे में। यहाँ पर यूजीसी की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वित्तीय सहयोग के मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन लाया जाएगा। तो इस तरह से 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी। यहाँ से आपके कम से कम 4 प्रश्न आराम से तैयार हो चुके हैं। इसके बाद 1956 में यूजीसी की संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद में सरकार के अधीन लाया गया, तभी से औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। ये औपचारिक वाला भी प्रश्न यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब है अधिदेश कब जारी हुआ इसका?
यूजीसी को शिक्षा में अनन्य स्थान प्राप्त है। यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12, ये भी आपको याद रखना है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसमें जो है इसके अंतर्गत यूजीसी के अधिनियम 2 उत्तरदायित्व इसमें समावेशित हैं। पहला है उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण और उनमें मानकों समन्वय निर्धारण करना, तत्पश्चात उनका अनुरक्षण करना। तो ये इसके उत्तरदायित्व हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, विस्तार पूर्वक देखा जाए तो यूजीसी के अधिदेशन मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से यहाँ प्रश्न बनेगा। यहाँ से तो आपका नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना, क्योंकि उद्देश्य भी आपके एमसीक्यू में कभी कभी डाल दिए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यूजीसी समय समय पर विश्वविद्यालयों में उपकुलपति, प्राध्यापक, अन्य मुख्य अधिकारियों के चयन के लिए योग्यता निर्धारण कार्य भी करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में नियुक्त होने वाले विशेष अधिकारियों, विशेषतः प्राध्यापकों आदि के वेतन निर्धारण में दिशा निर्देश भी जारी करता है। कौन? यूजीसी। ठीक है, अच्छे से इसको समझिए और इसको नोट डाउन भी करिए पॉइंट्स में, या चिर पे नोट्स बनाइए अपने। अब आगे देखिए, केंद्र सरकार यूजीसी को अनुदान देती है। समझ में आया कौन देता है? केंद्र सरकार। केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व की संस्थानों की स्थापना करती है। केंद्र सरकार यूजीसी की सिफारिश पर शैक्षिक संस्थाओं को सम विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए भी उत्तरदायित्व है। सम विश्वविद्यालय क्या होते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। यूजीसी शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करती रहती है। उदाहरण के लिए जैसे ये वाले सारे इसमें दे रखे हैं, किस तरह के उन्होंने किए हैं। ठीक है, यूजीसी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ यूजीसी आपकी किस तरह की है? यूजी की संरचना में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यूजीसी का सचिव इसके कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में 2 ब्यूरो फिरोज शाह रोड एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में यह स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई 1986-1992 का अनुसरण करते हुए यूजीसी ने भी केंद्रीकरण की नीति अपनाई। यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन से किसने अनुसरण किया है। अब देखिए भारत में विश्वविद्यालय का शिक्षा तंत्र किस तरह का है ना, ये देखना है। देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति तब केवल 20 ही विश्वविद्यालय थे और 500 कॉलेज थे, लेकिन आज की तारीख में कितने हैं? ये बढ़ते चले गए और इनकी जो है गणना जो है बढ़ती चली गई है। तो ये आप सारा डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कितने प्रकार के यहाँ पर विश्वविद्यालय आते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, सम विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी। जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता है, अब डीम्ड तो सभी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सम बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि डीम्ड को सम भी कहते हैं। निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो बहुत मतलब इनकी गिनती जो है बहुत ज़्यादा है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निजी विश्वविद्यालय कौन से प्रदेश में या डीम्ड की किसकी संख्या ज़्यादा है, और ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए उपरोक्त सभी विश्वविद्यालय उपाधि देने के लिए अधिकृत हैं। कुछ केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालय ऐसे जिनके पास कोई संबद्ध महाविद्यालय नहीं है, इनको एकल स्टैंड एलोन विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब आपको मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया है। डिटेल में तो देखो डिटेल में ही होता है, लेकिन यहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ज़्यादा ही घुल जाता है, फिर हमारे समझ में ना वो रहता ना ये रहता है। तो यहाँ से आपको जो है काफ़ी क्लियर हो चुका है। अब आप आराम से अपने एमसीक्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए एमसीक्यू पर आ गए हम। पहला है इसमें, अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ ये टॉपिक 33 से आपका शुरू हुआ है और ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी आज 50, और ये टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं 33 से लेकर आपके बनेंगे ये 116 तक। ठीक है, तो वही आपके 80 क्वेश्चंस ये बैठ जाएंगे 100। चलिए आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अभी अभी हम कर आ रहे हैं इसको, तो 33 का आपका उत्तर बताएंगे। आपका कौन सा होगा 33 का उत्तर? बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर है 33 का? तो 33 के आपकी जानकारी के लिए बता दें, राधा कृष्ण आयोग। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना
स्थापना की गई? बिल्कुल अभी अभी आपको बताया गया कि 34 का हो जाएगा सी। 1953 में से स्थापना की गई थी और पारित कब हुआ था? 1956 में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 35 का आपका बी, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। निम्नलिखित में से यूजीसी विश्वविद्यालय अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? तो 36 का आपके, तो अभी बिल्कुल अभी आपको समझाया था कि 12 अनुच्छेद 12 में है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए आ गया आपका ये, तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? ठीक है, ये बताना है इसमें। तो 38 का सी, यूजीसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? और क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी बनता है कि आज के टाइम में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका देखेंगे 2009 का, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण में अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? देखा मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ से ऊपर भी समझाया था कि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, तो बन गया, तो इसका हो जाएगा राज्य विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 41 का भी, राज्य विश्वविद्यालय में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं? तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, सम विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से भी बहुत प्रश्न आपके एमसीक्यू में बनते हैं, जरूर ध्यान से पढ़ें इसको। 43 का आपका हो जाएगा बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों अब इसका नाम बदल चुका है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या नाम हो चुका है अब। निम्नलिखित में से और कब ये बना, कब दूसरा नाम मिला है, और ये सारे डिटेल आपको समझाएंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सम के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों को प्रसारण करता है? तो इसे बताना है, तो आपका 44 का उत्तर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सबसे अधिक विश्वविद्यालय है? ठीक है, इसमें बताना है, तो 45 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक सम विश्वविद्यालय डीम्ड कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में ही है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं? तो 47 का आपका हो जाएगा बी, संसद का अधिनियम। इसमें कौन स्थान कौन प्रदान करता है उनको? अधिगम राष्ट्रमंडल कोल केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से वे कहाँ पर स्थित है? तो 48 का आपका हो जाएगा सी, वैंकूवर कनाडा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में ये उस के इर्द गिर्द न्यूनतम संख्या में विश्वविद्यालय महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। निम्न में से यह न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है ये इसमें बताना है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, 25 होनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की, यानी कि नाक की स्थापना की? तो इसमें आपको बताना है यूजीसी ने की। ठीक है, अब इसका सारा डिटेल ये थोड़ा पैराग्राफ में अगर आपको समझाया जाएगा तो ये बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये चाहिए, इनके छोटे छोटे मैं आपको पैराग्राफ में इसको क्लियर कर सकती हूँ। अगर आपको ये पैराग्राफ में चाहिए डिटेल तो मैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद इनकी कब ये शुरुआत हुई है, किसने की है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ डिटेल में बता सकते हैं। NACC अभी नाग का मुख्यालय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 51 का आपका क्या उत्तर हो जाएगा डी, बेंगलुरु में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूपा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 52 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 52 का आपका उत्तर सी, शैक्षिक योजना से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यशपाल समिति की रिपोर्ट जो कि 1993 में आई थी का मुख्य शीर्षक क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें।
तो 53 का आपका बी, बिना बोझ के शिक्षा। और बहुत ये चर्चित भी रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यूजीसी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? तो 54 का आपका हो जाएगा बी, 2। ये अभी आपको डिटेल में यूजीसी के जब समझा रहे थे वहाँ बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने प्रत्ययन बोर्ड ये की स्थापना की है? 55 का आपका उत्तर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड वर्ष 1987 में स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसमें बताना है। तो 56 का आपका उत्तर हो जाएगा AICTE के द्वारा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको देखनी है क्या होती है। यूजीसी की तो अभी हमने बताई थी फुल फॉर्म क्या होती है, इनकी फुल फॉर्म भी आप ज़रूर याद करें। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया? इसके साथ कार्य योजना प्रोग्राम ऑफ एक्शन को भी संलग्न किया गया है। क्या है ये? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करें। तो इसमें आपका डी 1992। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 58 का आपका सी, 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कभी आप 5 सितंबर लगा दें। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो 59 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, शिक्षा की समीक्षा करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या यानी कि शिक्षक छात्र अनुपात के संदर्भ में उल्लेखित की गई? कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने छात्र होने चाहिए, ये अनुपात इसमें बताया गया है। तो 60 का आपका क्या उत्तर हो जाएगा बी, 1:15। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है या कितनी होनी चाहिए? 61 का आपका क्या उत्तर हो जाएगा? आपका 61 का उत्तर है, बताइए जल्दी से, सी, 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के संस्थानों के स्थापित करने व उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है हमेशा। तो 64 का आपका अनुच्छेद 32 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग NCMI का स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद आपने कहीं अभी तक ये पढ़ा भी ना हो। तो देख लीजिए, 65 का आपको उत्तर हो जाएगा सी, 2004 में। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है? बौद्धिक अधिकारों, ठीक है, तो कौन सी है? 66 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, WIPO। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर नोट डाउन करें। तो 67 का आपका नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आता है प्रश्न। तो 69 का आपका ए, तिरुपति। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसको जरूर आप नोट डाउन करें। 70 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, तमिल को। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का आभासी यानी कि वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये वर्ष दिसंबर 2013 में आया भी है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 71 का क्या उत्तर हो जाएगा आपका बी, महाराष्ट्र। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी नोट डाउन करें। 72 का आपका सी, उपरोक्त दोनों को। चलिए अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी नोट डाउन करें, ये आ भी चुका है प्रश्न। तो 73 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब ये निम्नलिखित नहीं हम पढ़ेंगे, बहुत हो गया निम्नलिखित, लेकिन अब सीधा सीधा प्रश्न पढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 74 में आपका उत्तर हम बता देते हैं, ए, तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न, कौन सी परिषद को वर्ष 2013 में भंग कर दिया गया है? 2013 में कौन सी परिषद है जिसको भंग किया गया है? तो ये आपने लगा लिया होगा अपना उत्तर, मुझे लगता है सभी का ये सही भी गया होगा। तो इसका है दुरुस्त शिक्षा परिषद यानी कि DEC डैक। ठीक है, निम्नलिखित में से कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 76 का आपका उत्तर ए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न,
फिर निम्नलिखित फिर शुरू हो गए हैं कि संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए 42वें में। ठीक है, अगला देख लीजिए, यूजीसी के संकाय सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का जो है क्या मुख्य उद्देश्य है, संकाय सुधार कार्यक्रम। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको काट दीजिए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 79 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वर्धा में। ये यहीं से संबंधित हो सकता है। 21 वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब की स्थापना की गई। बहुत अच्छा प्रश्न, 100% इसको नोट डाउन करके रखें। तो 80 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1925 में। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को स्थापित किया गया। इसमें भी 100% आप इसको डाउनलोड या फिर नोट डाउन करके रखें। तो आपका इसका उत्तर हम बता देते हैं, मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट को पता भी होगा, 1985 में। किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सृजित किया गया था, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। तो ये किया गया था 82 का आपका उत्तर हो जाएगा 1985 में। ठीक है, देखिए आपका ये प्रश्न मैच कर रहा है ना, 1985 इन दोनों को अगर आप जोड़कर करोगे याद, तो ये दोनों प्रश्न आपको हमेशा याद रहेंगे और आप इन्हें नहीं भूलेंगे। सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 30% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 83 का आपका उत्तर बता देते हैं। ये सभी को पता होगी कि 2020 तक ये निर्धारित किया गया था और ये शायद अब बढ़ चुका है। तो जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ा क्लियर करेंगे इसके बारे में, कब तक ये बढ़ चुका है, क्योंकि 20 तो निकल चुका है और आपको पता है 2021 में कोविड की वजह से हमारी एजुकेशन की क्या स्थिति बन चुकी है। निम्नलिखित में से व्यक्ति तो यूजीसी के पहले अध्यक्ष है। ये देखिए कितना अच्छा लास्ट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न आया है। पहले अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा सकता है आपसे। तो 84 का श्री CD देशमुख। ठीक है, तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने दे दिए हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ये कंटेंट आपके साथ साथ और आपके द्वारा दूसरों को भी पहुंच सके।